नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी कुंडली में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बच्चों किया था क्रिप्स मिशन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात की थी। क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इंग्लैंड सरकार द्वारा एक नया मिशन भारत भेजा गया जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा वो इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी थी उसके जो पीएम थे उनके द्वारा भेजा गया। 1945 में बच्चों इंग्लैंड के अंदर एक चुनाव हुए थे 5 जुलाई 1945 को। पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड में चुनाव हुए बच्चों, इंग्लैंड में चुनाव हुए कब? 5 जुलाई 1945 को। इंग्लैंड में जिस समय चुनाव हुए बच्चों तो वहां पर 2 पार्टी थी मुख्य रूप से। वैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में मुख्य 3 पार्टियां हैं वहां पर, लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल। तो जिस समय चुनाव हुआ उस टाइम कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो चुनाव हुआ 1945 में, कितनी बच्चों? 640 सीटों के लिए चुनाव हुआ। वहां पर 640 सीटें हैं बच्चों। तो 640 में से बहुमत प्राप्त करने के लिए 321 सीटों की आवश्यकता थी अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है। तो जो ये चुनाव हुआ इसके अंदर मुख्य रूप से 2 पार्टियां उभर कर आई बच्चों। एक तो उस समय जो रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसकी सरकार थी उस समय, कंजर्वेटिव पार्टी यानी रूढ़िवादी पार्टी बच्चों। और दूसरी थी लेबर पार्टी, दूसरी थी बच्चों लेबर पार्टी। ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी होकर उस समय इंग्लैंड के अंदर उभरी। कंजर्वेटिव पार्टी उस समय तत्कालीन सत्ताधीन पार्टी थी यानी सरकार में उस समय थी बच्चों। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम थे उस समय वो थे बच्चों विंस्टन चर्चिल। और इस चुनाव के अंदर यही नेतृत्व कर रहे थे। इस चुनाव के अंदर इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे वो विंस्टन चर्चिल ही कर रहे थे। दूसरी ओर लेबर पार्टी थी बच्चों। लेबर पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे क्लीमेंट एटली उस समय लेबर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आए और इस रिजल्ट के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो समय सत्ताधीन थी इसे हार का सामना करना पड़ा और केवल 197 सीटों पर सिमटकर रह गई जो सत्ता के अंदर उस समय थी। और क्लीमेंट की जो पार्टी थी बच्चों उसे 393 सीट प्राप्त हुई, बहुमत से भी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और क्लीमेंट एटली ने इंग्लैंड के अंदर अपनी सरकार बनाई और इंग्लैंड के पीएम बने। जिस समय ये पीएम बने, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पीएम बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी भारत के अंदर आजाद करने की या कैबिनेट मिशन की, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हम बात कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक था बच्चों क्या? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की जो सबसे पहले घोषणा की गई बच्चों, कैबिनेट मिशन की जो सबसे पहले घोषणा की गई बच्चों वो की गई थी लॉर्ड पेंथिक लोरेस के द्वारा। लॉर्ड पेंथिक लोरेस के द्वारा सबसे पहले लॉर्ड पेंथिक लोरेस ने इसकी घोषणा की कब? 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पेंथिक लोरेस ने घोषणा की बच्चों कि भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजना चाहिए जो वहां पर सत्ता को सही तरीके से चला सके, लोगों को समझा सके, लोगों को समझा बुझाकर राजकाज कर सके अच्छे से। तो लॉर्ड पेंथिक लोरेस ने जो है घोषणा की वो हाउस ऑफ लॉर्ड में की थी बच्चों, हाउस ऑफ लॉर्ड। वहां पर भी 2 सदन है बच्चों, हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे भारत के अंदर संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स ये 2 सदन हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो था बच्चों ये उच्च सदन था। ये क्या था?
उच्च सदन था। इस सदन के अंदर घोषणा की गई कि भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? अब बात ये उठती है ना कि कैबिनेट मिशन भारत में क्यों भेजा जाए, तो ऐसा क्यों कहा गया, तो इसका भी जवाब है बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया। क्यों आया? संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए भारत आया। कैबिनेट मिशन संवैधानिक सुधारों के लिए भारत आया। ये घोषणा की थी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने बच्चों, लेकिन इटली के द्वारा भी घोषणा की गई थी। इटली के द्वारा कब की गई थी? 14 मार्च 1946 को इटली के द्वारा जो घोषणा हुई। जो प्रधानमंत्री इटली थे बच्चों, उन्होंने घोषणा की कब? 14 मार्च 1946, और ठीक 10 दिन बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन करके भारत भेज दिया गया बच्चों। कहां भेज दिया गया? भारत भेज दिया गया। 10 दिन बाद ही इसका गठन कर दिया गया और इसी दिन यह दिल्ली आया। अब बात है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद लिखेंगे बच्चों। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा इटली के द्वारा की गई थी बच्चों कि भारत जाएगा कैबिनेट मिशन, और उसके अंदर देखें भारत जाएगा और उसके अंदर कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन के लिए जो सदस्य निर्धारित किए गए बच्चों, वो 3 किए गए। नंबर 1 लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो केवल सदस्य ही नहीं बल्कि इसके अध्यक्ष भी होंगे। सदस्य ही नहीं, केवल इस मिशन के अध्यक्ष भी होंगे। तो पहले सदस्य थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये दूसरे सदस्य थे, और तीसरे थे बच्चों एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय आयोग उस समय भारत आया। ये तीनों ही इटली की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। वहां पर कैबिनेट स्तर के मंत्री थे तीनों के तीन, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन किस पद पर था। यह भी प्रश्न बन सकता है बच्चों कि कौन किस पद पर था। तो जो लॉर्ड पेंथिक थे उस समय ये भारत सचिव थे। भारत सचिव, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक भारत सचिव होता था, एक भारत का वायसराय होता था। एक भारत सचिव होता था, एक भारत का वायसराय। जो स्टैफोर्ड कमीशन क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इस कमीशन के अंदर। तो देखो वो व्यापार मंडल के, वो व्यापार मंत्री थे या व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उस समय हम ऐसा बोल सकते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे बच्चों, व्यापार मंत्री थे। और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, जो नौसेना अध्यक्ष थे उस समय, नौसेना मंत्री थे उस समय। तो इन तीनों को भारत भेजा गया ताकि भारत के अंदर जो संवैधानिक विफलता ब्रिटिश सरकार को मिली हुई है उसको थोड़ा सा काबू में कर सके, देश को अच्छे से चला सके। ये तीनों भारत में उसके लिए आए थे। इसके अलावा जो वेवल योजना हमने पीछे पढ़ी थी, वेवल योजना, सर वेवल भी इस योजना बनाने में इसके सदस्य थे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, वो केवल जो सर वेवेल थे, जो सर वेवेल थे वो सदस्य नहीं बने इसके, वो इसके सदस्य नहीं थे। लेकिन वेवेल सदस्य नहीं थे, लेकिन क्या थे? सलाहकार थे। लेकिन क्या थे बच्चों? सलाहकार थे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर वेवेल के बारे में, सलाहकार थे। तो ये थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन भारत आया। जैसे ही
सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कैबिनेट मिशन के बारे में जो घोषणा की थी वो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा वह घोषणा कब की गई थी बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 19 फरवरी 1946 को यह घोषणा की गई थी। 19 फरवरी 1946 को 19 फरवरी 1940। अब इसका मैं घटना का जिक्र दोबारा से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे एक दिन पूर्व ये घटना घटित होने से एक दिन पहले बच्चों, यानी कि 18 फरवरी 1946 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो क्या थी देखें। जो उस समय हमारी नेवी थी IRN, जो उस समय हमारी नेवी थी बच्चों, उस समय हमारी क्या IRN, हमारी नेवी IRN, इंडियन रॉयल नेवी, इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी 18 फरवरी को। बहुत ही बड़े स्तर पर यह हड़ताल की, लगभग पूरे भारत में यह हड़ताल हुई। तो इन्होंने हड़ताल की बच्चों, नेवी के जो अंदर उस समय सारे के सारे कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल की। क्यों की हड़ताल? क्योंकि खाने के विरोध में। उस समय उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था, तो खाने को लेकर उनकी यह हड़ताल की गई। लेकिन यह हड़ताल बहुत ही जल्द बहुत बड़ा रूप इस हड़ताल ने ले लिया बच्चों। जो इंडियन रॉयल नेवी थी उसके द्वारा जो हड़ताल की गई, और इस हड़ताल को बच्चों क्या कहा गया? स्लो डाउन। क्या कहा गया? इस हड़ताल को स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए स्लो डाउन हड़ताल कब हुई या किसके द्वारा की गई, तो ये किसके द्वारा? IRN के द्वारा की गई बच्चों, इंडियन रॉयल नेवी के द्वारा की गई थी। स्लो डाउन इसे कहा जाता है। इस हड़ताल के अंदर लगभग 10,000 से 20,000 नाविक उस समय शामिल हुए थे। 10,000 से 20,000, कुछ बुकों में 25,000 भी लिखा हुआ है बच्चों। तो 10,000 से 20,000 नाविक इसके अंदर शामिल हुए थे। बहुत बड़े स्तर पर यह योजना चली थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे करते हैं बच्चों। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देना। कैबिनेट मिशन इस उद्देश्य से भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन की जो पेश किया गया वो किया गया बच्चों 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन पेश किया गया, और इसके अंदर जो उद्देश्य थे, इस मिशन के अंदर जो बातें रखी गई वो सबसे पहले क्या कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में लगभग, इस संविधान सभा के अंदर जो उस समय भारत की आबादी थी उसके हिसाब से 389 सदस्य इसके अंदर होंगे। 389 सदस्य इसके अंदर होंगे बच्चों। 10 लाख पर एक, 10 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा, तो 389 सदस्य होंगे। ये 389 सदस्य भी कैसे होंगे, इनका भी अलग अलग था। कैसे कि जो 292 सदस्य होंगे वो अलग होंगे, जो 4 सदस्य होंगे वो अलग होंगे, और जो 93 यानी 93 सदस्य बचे वो अलग होंगे। ये जो 292 सदस्य थे बच्चों, ये कहां से होंगे? ये ब्रिटिश प्रांत से होंगे। ये कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। ये कहां से होंगे? कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। उस समय भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जब 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे बच्चों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, या वो आपके सामने 4 नाम दे देता है और फिर पूछ लेता है इनमें से कौन से 4, इन चारों में से कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था। 3 नाम वो देगा वो जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, एक ऐसा नाम देगा जो नहीं था।
तो उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत के अंदर। वो 4 कौन कौन से थे? बड़ा आसान है याद रखना, तो बिल्कुल ही जी, एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम। क्यों? इनके नाम है ABCD। ABCD 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे बच्चों। A मतलब अजमेर, B का अर्थ है बलूचिस्तान, C का मतलब है कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है बच्चों, कर्नाटक, और D का मतलब है दिल्ली। D का मतलब है दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय बच्चों, ABCD, और 292 ब्रिटिश प्रांत थे, और 93 उस समय बच्चों देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी उस समय जो 93 देसी रियासत। उस समय निश्चित किया गया कि जो ये 296 सदस्य हैं ये चुनाव के द्वारा संविधान सभा में निर्वाचित होकर आएंगे। ये 296 सदस्य जो हैं बच्चों ये कैसे आएंगे संविधान सभा के अंदर? ये सदस्य निर्वाचित होकर संविधान सभा में आएंगे। फिर इनका चुनाव कैसे होगा? क्या उस समय चुनाव कराए गए इसके लिए? जी नहीं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसे हुआ? इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया बच्चों, क्योंकि उस समय जो ये क्षेत्र थे 292 प्लस 4, यहां से टोटल 1585 प्रतिनिधि जो उस समय ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो विधानसभाएं थी उनके अंदर टोटल 1585 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे बच्चों? 1585 सदस्य थे उस समय जो विधानसभाएं थी उन सभी के अंदर। इन 1585 सदस्यों में से ही ये निर्वाचित किए गए। कितने? 296 सदस्य बच्चों। तो ये निर्वाचित थे, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ बच्चों, 1585 में से चुने गए। ये भी आपको पता हो जो विधानसभाओं के सदस्य थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए। जो देसी रियासत से 93 यानी 93 सदस्य चुने गए बच्चों, ये उस समय जो राजा थे उनके द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य थे जो उस समय राजा थे। तो ये थी कैबिनेट मिशन की प्रथम महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव उसके अंदर रखा गया। पहला प्रस्ताव ये था बच्चों। दूसरी बात इस प्रस्ताव में जो थी वो क्या थी बच्चों? जो पाकिस्तान की मांग थी, जो पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, उसको अस्वीकार कर दिया। उसको अस्वीकार कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य नहीं था पाकिस्तान को अलग करना। तो इससे मुस्लिम लीग थोड़ी नाराज हुई। जाहिर है नाराज होंगे क्योंकि उनको उनका क्षेत्र जो वो चाहते थे नहीं मिला। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। दूसरा उसका कारण ये भी था, कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस को आमंत्रित किया था लेकिन मुस्लिम लीग को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो चुनाव हुए, उस समय जो चुनाव करवाए गए अंतरिम सरकार के लिए, किसके लिए बच्चों? अंतरिम सरकार बनाने के लिए उस समय जो चुनाव कराए गए अंतरिम सरकार के, भाई अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो उसके जो चुनाव हुए बच्चों, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग को ज्यादा सफलता नहीं मिली, कांग्रेस को बड़ी भारी सफलता मिली थी इस चुनाव के अंदर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य दल थे, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली और कांग्रेस को यहाँ पर 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को केवल 75 सीटें प्राप्त हुई, 73 सीटें प्राप्त हुई थी उस समय मुस्लिम लीग को। जो अन्य दल थे सारे के सारे, उन्हें 15 सीटें प्राप्त हुई थी। तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए जो फैसला किया गया उसके अंदर इस प्रकार से हुए अंतरिम सरकार के चुनाव के अंदर जो संविधान सभा चुनाव हुए थे, अंतरिम जो संविधान सभा चुनाव हुए उसके अंदर ये रिजल्ट रहा संविधान सभा के सदस्यों के लिए। जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था वो 296 जो सदस्य थे
उनका चुनाव इस प्रकार से किया गया। जो 296 अंतरिम सरकार नहीं, अंतरिम सरकार बाद में होगा, जो संविधान सभा के चुनाव थे, हम बात कर रहे थे बच्चों संविधान की, जो संविधान सभा के चुनाव हुए, इस चुनाव के अंदर 208 सदस्य कांग्रेस के चुनकर आए, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य। जो टोटल सदस्य आए वो ये सदस्य यहाँ पर इस प्रकार से चुनकर आए बच्चों। तो देखिए इस चुनाव के बाद क्या हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को कोई खास सफलता नहीं मिली। दूसरे उनकी पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, इसलिए मुस्लिम लीग पहले से ही दुखी थी। इसके बाद क्या हुआ, 12 अगस्त को जो कैबिनेट मिशन ने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर केवल कांग्रेस को आमंत्रित किया, केवल कांग्रेस को आमंत्रण दिया और मुस्लिम लीग को आमंत्रण नहीं किया। इसलिए मुस्लिम लीग और भी ज्यादा खफा हो गई और भी ज्यादा नाराज हो गई और इससे दुखी होकर मुसलमानों ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया और जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। सीधी कार्रवाई क्यों? क्योंकि जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को कहा कि सीधी कार्यवाही कीजिए। सीधी कार्यवाही का मतलब क्या था? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको हम बच्चों बोल देते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको हम बच्चों बोल देते हैं। 16 अगस्त को जिन्ना ने कहा, जिन्ना के द्वारा ये कहा गया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन लो, यानी कि मुसलमान जो थे, जो उस समय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और यह झगड़ा बहुत बड़े स्तर पर हुआ। यह झगड़ा उसी समय झगड़ा शुरू हो गया 16 अगस्त से ही। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उन्होंने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में इस समय बहुत ही भयानक घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई। पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों लगभग इसके अंदर जो पश्चिम बंगाल थी 50 लाख लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो दंगे हुए वहां पर 50 लाख लोग मारे गए। इन दंगों के अंदर पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा क्योंकि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य था। उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। एक एक हिंदू को उन्होंने चुन चुन कर मारा। जहां पर भी जो मिला उसको वहीं पर मार दिया गया। बच्चा बूढ़ा कुछ भी हो, जो भी उन्हें मिला उसको मारना शुरू कर दिया। केवल यहीं पर ये आग नहीं रुकी, बल्कि ये 16-17 मई को तो अगस्त को तो 16-17 अगस्त को तो यहाँ पर हुए ये दंगे। उसके बाद धीरे धीरे यह दंगे पूरे भारत में फैलने शुरू हो गए और 1 सितंबर तक यह दंगे मुंबई तक भी पहुंच गए। मुंबई तक पहुंच गए। मुंबई ही नहीं, नवा उस समय जो था नवाखली कलकत्ता के अंदर, वहां पर भी ये दंगे हुए। जो नवाखली था, नवाखली में भी बहुत बड़े दंगे होने शुरू हो गए। जैसे ही ये दंगे शुरू हुए, दूसरी तरफ जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, बिहार के अंदर गुरु मुक्तेश्वर बिहार के अंदर बच्चों, वहां पर हिंदू ज्यादा थे तो वहां पर हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया और इस प्रकार जो धर्म को लेकर थे हिंदू मुस्लिम के दंगे उस समय देश के अंदर छिड़ गए। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही थी। और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन करते समय महात्मा गांधी यहां पर नहीं पहुंचे, बल्कि कहां गए? वो नवाखली में पहुंच गए महात्मा गांधी, क्योंकि नवाखली के अंदर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे और महात्मा गांधी वहां पर जाकर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। दंगों को
रोकने के लिए आमरण अनशन। और देखो कमाल की बात है कि जो काम पूरी सेना नहीं कर सकी, जो ब्रिटिश सैनिक नहीं कर सके, उन दंगों को नहीं रुकवा सके, वो दंगे महात्मा गांधी के आमरण अनशन करते ही समाप्त हो गए। वो दंगे महात्मा गांधी के आमरण अनशन करते ही समाप्त हो गए। उस समय जब गुरु मुक्तेश्वर के नोआखली में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो माउंटबेटन ने कहा था, क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी के बारे में माउंटबेटन ने ऐसा कहा। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को क्या कहा बच्चों? उस समय वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। उन्होंने कहा, माउंटबेटन ने, जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सके वो अकेले महात्मा गांधी ने कर दिया। इसके लिए महात्मा गांधी को बहुत बहुत नमन है। तो इस कारण महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया उस समय बच्चों। दूसरी तरफ क्या हुआ? 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और अंतरिम सरकार की जो जिम्मेदारी दी गई वो जवाहरलाल नेहरू को दी गई। पीएम बने उसमें जवाहरलाल नेहरू, जो गृह मंत्री बने उसके अंदर वो थे, गृह मंत्री जो नियुक्त किए गए उस समय वो थे एसबी पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एसबी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय सौंपा गया बच्चों। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे या जो मुस्लिम थे वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य उस समय इसके अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन वेवल की मध्यस्थता से जो वेवल थे, वेवल योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वेवल की मध्यस्थता थे, उसके समझाने के बाद 26 अक्टूबर को 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर शामिल हुए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ बच्चों। और ये प्रश्न जरूर याद रखना, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। महात्मा गांधी को किसने कहा? माउंटबेटन के द्वारा कहा गया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कुछ समय तक सरकार चली। उसके बाद बच्चों मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए और उन्होंने एक योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो माउंटबेटन 1947 में पेश की गई थी। माउंटबेटन योजना 1947 में पेश की गई थी। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की गई थी। माउंटबेटन योजना क्या थी? इसके अंदर भारत का विभाजन होना था। इस योजना के द्वारा ही भारत विभाजन हुआ बच्चों। भारत विभाजन हुआ, माउंटबेटन के द्वारा ही भारत विभाजन किया गया। 3 जून 1947 को यह योजना पेश की गई बच्चों। भारत विभाजन के कारण ही इस योजना को, जो माउंटबेटन योजना थी बच्चों, डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। याद रखना, इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डिक्की बर्ड प्लान पूछ लिया जाता है, किस योजना के तहत भारत विभाजन हुआ, और ऑप्शन में दे दिए जाते हैं माउंटबेटन योजना, डिक्की बर्ड प्लान और मनपाटन योजना। और भारतीयों के द्वारा इसको मनपाटन योजना कहा गया। मनपाटन योजना, क्योंकि ये थी माउंटबेटन योजना, लेकिन भारतीयों ने इसको क्या कह दिया? माउंटबेटन नहीं, बल्कि ये मनपाटन योजना है। इससे हिंदू और मुस्लिम के मन बंट गए, अलग अलग दोनों के लिए राज्य स्थापित हो गए। तो मनपाटन योजना भी इसको कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के अतिरिक्त नाम है बच्चों, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिए जाए, तो आप याद रखना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, भारत विभाजन की बात हुई जी। 20 फरवरी 1947 को ही घोषणा कर दी थी
20 फरवरी 1947 को ही इटली के द्वारा घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा? क्लीमेंट इटली के द्वारा घोषणा कर दी गई थी। और उसने कहा था इस घोषणा के अंदर जो ब्रिटेन के पीएम थे उनके द्वारा कहा गया कि 30 जून 1948 तक 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, उस समय तक इंतजार नहीं कर सकते और उससे पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया, पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया बच्चों। 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। पाकिस्तान अपना जो आजादी दिवस है वो 14 अगस्त को मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है। पर उस समय जो देसी रियासतें थी बच्चों वो लगभग 562 देसी रियासतें थी, छोटी छोटी। उस समय जो रियासत थी बच्चों वो कितनी थी? 562 रियासतें उस समय भारत के अंदर थी। अब इन 562 रियासतों को छूट दी गई कि वो जिस तरफ चाहें शामिल हो सकते हैं। जो रियासत पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में जा सकती है, जो रियासत भारत में रहना चाहे वो भारत में रह सकती है, ठीक। और जो दोनों से अलग रहना चाहे वो दोनों से अलग रह सकती है। और जो दोनों से अलग रहने का काम किया वो कुछ रियासतों ने किया। किसने किया बच्चों? नंबर 1 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ बच्चों। जूनागढ़ शामिल नहीं हुआ। इन्होंने मना कर दिया किसी भी क्षेत्र में शामिल होने से, ना ये भारत में शामिल हुए और ना ही पाकिस्तान में शामिल। जम्मू कश्मीर को भारत में जो शामिल किया गया वो जब पाकिस्तान की एक सेना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया 1948 में, तो जो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी सहायता कीजिए, पाकिस्तान से हमें बचाइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आप विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल होना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवाकर राजा हरि सिंह के द्वारा भारत के अंदर शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा समाप्त किया गया, जिसको बच्चों एक नाम दिया जाता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जी, ऑपरेशन पोलो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया था? पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को, शायद वहां पर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं जी। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई और जो ऑपरेशन का नाम था बच्चों वो था पोलो ऑपरेशन। पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को शामिल किया गया भारत के अंदर। जूनागढ़ एकमात्र जो बची रियासत उस समय जूनागढ़ थी। जूनागढ़ के अंदर हिंदू अधिक थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था ये बच्चों। लेकिन जो आज के कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात के अंदर डिस्ट्रिक्ट है बच्चों ये जूनागढ़, तो गुजरात में है। तो यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो मुस्लिम था बच्चों। जो राजा था वो क्या था? मुस्लिम। तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह के द्वारा ही इसको भारत के अंदर शामिल किया गया। जनमत संग्रह के द्वारा भारत के अंदर शामिल किया गया। गोवा और पादुचेरी बाद में भारत में शामिल हुए हैं, क्योंकि गोवा पर उस समय हमारा अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। गोवा पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था बच्चों, बल्कि किसका अधिकार था? बल्कि किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका था? पुर्तगालियों का अधिकार था।
गोवा पर, और पादुचेरी पर भी, पादुचेरी भी उस समय भारत में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि इसके ऊपर फ्रांसीसियों का अधिकार था बच्चों, फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों का अधिकार होने की वजह से ये भी भारत के अंदर शामिल नहीं किए जा सके थे। देखो जो इनको शामिल किया गया, इन रियासतों को शामिल किया गया, अगर पूछा जाए इसका श्रेय किसे जाता है इन रियासतों को शामिल करने का, तो इसका श्रेय जाता है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय में थे। तो गृह मंत्रालय के अधीन ही एक विभाग का गठन किया गया, रियासत विभाग जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन एक रियासत विभाग का गठन किया गया बच्चों, जो सभी रियासतों को एकीकरण कर सके, सभी रियासतों का एकीकरण कर सके। इसके जो सचिव बनाए गए वो थे वीपी मेनन। तो अगर कहा जाए बच्चों भारत के एकीकरण का श्रेय तो मुख्य रूप से इन दो व्यक्तियों को ही जाता है, जो वीपी मेनन और एसबी पटेल हैं। इन्होंने पूरे भारत को एक किया। एसबी पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री थे और ये सचिव थे। इन्होंने भारत में एकीकरण का काम किया, हर रियासत को भारत में मिलाने की कोशिश की जो भारत के अक्षेत्र में थी। इस प्रकार से ये हुआ। हाँ, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो सर रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था, सर रेडक्लिफ के द्वारा विभाजन हुआ, सर रेडक्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा उसको तो रेडक्लिफ रेखा बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि रेडक्लिफ के द्वारा ही यह विभाजन किया गया था। तो ये था बच्चों अब तक भारत के आजाद होने तक की बातें जो आज तक के वीडियो में हमने की। आगे हम चर्चा जो करेंगे बच्चों वो करेंगे संविधान सभा की। कल से हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो संविधान सभा के निर्माण से लेकर हमारे संविधान की सभी अनुच्छेद, धाराएं जो भी हैं उन सब के बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में ही कहा था बच्चों कि जब तक आप ये शुरू के लेक्चर नहीं करेंगे तब तक संविधान आगे करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो बच्चों जिन बच्चों ने नहीं देखी पहले वो अपनी पीछे वाली वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे वाली वीडियो डालेंगे, उनको देखते रहना। कर्म अनुसार देखोगे तो पक्का समझ में आएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं कि एसएससी, यूपीएससी, यूजीसी, नेट इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी हमारी कक्षाएं, और कोशिश करते हैं हम बच्चों कि आपको हर चीज बारीकी से बताई जा सके। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई कमी रह जाती है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पर बच्चों कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।